नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो पार्ट्स बच गए थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ यशवंत कुमार। इसके पहले हम सब जानते हैं कि संविधान को लेकर के संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो के सिलसिले में पढ़ रहे हैं। आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेपीएससी का जो भी आपका पीटी और मेंस के रिस्पेक्टिव में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करवाया जाएगा। कंटिन्यू आप इस चैनल में बने रहिए। हम लोग इसके पहले जो वीडियो अपलोड किए हुए हैं वह आपका प्रीएम्बल से रिलेटेड है और साइलेंट फीचर्स से रिलेटेड है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है जो आपका पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें कि हम लोग लास्ट टाइम पे हम लोग अगर देखें बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था। सबसे पहला बात की हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़े थे वह था हमारा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 13 तक हम लोगों ने उसे पढ़ा था। आर्टिकल 13 और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी बात को पढ़ा था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के साथ साथ में हमारे सिटीजन्स को भी प्राप्त हैं। तो इनमें से सारे हम लोगों ने पढ़ा था और इसी के साथ में हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि जो इसमें हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन को ही प्राप्त है बल्कि फॉरेनर्स को नहीं प्राप्त है। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग नेक्स्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में हम लोग देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 का बात करते हैं। और आर्टिकल 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बात करता है राइट टू इक्वालिटी का। और राइट टू इक्वालिटी में जो बात कहा जाता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत वह होता है हमारा मुख्य रूप से ये होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे दो कैनोटेशंस दिया गया है, दो मीनिंग दिया गया है। पहला दिया गया है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे अच्छे से कि आखिर ये दोनों कैनोटेशंस का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। इस वीडियो में हम लोग यह भी बात जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या है। और यहाँ पर हम यह भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि हम जब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी का तो क्या राइट टू इक्वालिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ पे इस वीडियो में तो यहाँ पे हम लोग दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे। जो कि पहला बात हम लोग का होगा कि राइट टू इक्वालिटी का सेंस क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या सेंस और क्या मतलब है। थर्ड में हम लोग जानेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। और लास्ट में हम लोग एक्सेप्शंस की बात करेंगे कि इक्वालिटी का एक्सेप्शंस के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं और चैनल में नए हैं स्टडी प्लस के तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। फर्दर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं जो चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंडिंग की और मेरे समझाने की जो फ्रीक्वेंसी अगर मैच करता है, आपको समझ में आता है, तो डेफिनेटली आप चैनल में बने रहिएगा। मैं लगातार आप लोगों के साथ में कोशिश करूंगा कि बेटर से बेटर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बना करके चीज़ों को समझा सकूं, पढ़ा सकूं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 का। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है दोस्त कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। यहाँ पे बात करेंगे हम स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है जो हम लोगों ने आर्टिकल 12 में पढ़ा था कि पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव है ऑर्गन्स के रूप में लेजिस्लेचर है वे शामिल होते हैं। स्टेट की बात करें तो स्टेट जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है, साथ ही साथ लोकल बॉडीज भी इसमें शामिल होता है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके अदर अथॉरिटीज़ भी, स्टेट्यूटरी बॉडीज़ भी, और इवन यहाँ तक कि इंडिविजुअल कोई प्राइवेट आपका पर्सन है वे भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस क्या है समझिएगा कि आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई। इसका मतलब है कि राज्य जो है वो किसी भी तरीके का डिनाई नहीं करेगा टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के क्षेत्र में जितने भी लोग रह रहे हैं उसके साथ स्टेट कभी भी ये डिनाई नहीं करेगा कि उनको इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ना मिले। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे इसके कैनोटेशंस को भी समझते हैं दोस्त और आगे की ओर चलते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें, बात करते हैं यहाँ पे कि दिस प्रोविजन कन्फर्स, ये प्रोविजन जो है कन्फर करता है किस चीज को, कि ऑन ऑल पर्सन्स वेदर सिटीजन और फॉरनर्स। अगर आप देखे होंगे इसके पहले कि ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, ये 14 क्या कन्फर करता है कि सभी पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो या फिर आपका फॉरनर हो, यहाँ पे सभी को इक्वालिटी की बात कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, तो मोर ओवर द वर्ड पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लीजिए। पर्सन के अंतर्गत इंक्लूड होता है आपका लीगल पर्सन। लीगल पर्सन कहने का सेंस क्या है दोस्त, कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। पर्सन के अंदर अगर जब कभी भी कहा जाए पर्सन, तो पर्सन में आपके कौन कौन यहाँ पे इंक्लूड हो गए, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। अब यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 का, तो आर्टिकल 14 में मुख्य रूप से दो कैनोटेशंस को देखा था हम लोगों ने, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वह हम लोगों को यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ब्रिटिश में इसका मूल है जो वहाँ से ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम लोग कॉन्सेप्ट किसका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारा, वह अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे दो तीन मुख्य बातें, और वह बातें क्या है दोस्त, पहला बात यहाँ पे आप लोग ये याद रखेंगे कि स्टेट का परिभाषा क्या होता है, स्टेट का परिभाषा क्या है, क्लियर है। और स्टेट के परिभाषा के साथ साथ स्टेट को क्या कहा गया है, कि वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगा, उसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के उसको मिलने से। साथ ही साथ यहाँ पे पर्सन वर्ड लिखा हुआ है, तो पर्सन के बारे में डेफिनेशन हम लोग आगे देखें अभी, कि पर्सन के अंदर वे सभी इंक्लूड होते हैं, सिटीजन भी और फॉरेनर भी, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना है कि पर्सन क्या होता है, तो पर्सन वे सभी लीगल पर्सन माने जाएंगे जो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस में हैं, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज और एनी अदर टाइप ऑफ लीगल पर्सन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने ब्रिटिश ओरिजिन से लिया हुआ है, बट यहाँ पे इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वह हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे कैनोटेशंस के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कहने का जो सेंस है वो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे अगर आप देखें, तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के फेवर में स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष विशेषता की नहीं, सुविधा की एब्सेंस की बात करता है, अनुपस्थिति की बात करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें दोस्त, नेक्स्ट में जो हमारा सेकंड पॉइंट है वह क्या है, वह हमारा इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। कहने का सेंस क्या है कि सभी पर्सन को, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि यहाँ सेंस में दूसरा में कि इक्वल सब्जेक्शन होगा सभी पर्सन के लिए। जो भी पर्सन किसी भी तरीके का अगर का सपोज कीजिए कि ऑफेंस करता है या फिर किसी भी तरीके का अगर लॉ बनाया जाता है, तो सभी पर्सन को इक्वली लागू होगा। और ऑर्डिनरी लॉ जो कि पहले से जिस तरह से लागू कानून बना है उसी के तर्ज पर और उसी तरीके से उस कानून को एडमिनिस्टर करके लोगों पर लागू होगा, और कोर्ट के द्वारा भी उसी चीज़ों को लागू करवाया जाएगा। ये सेंस यहाँ पे कहने का है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें तो नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन इज, यहाँ पे देखिए नो पर्सन इज अबव द लॉ, लॉ से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके अंदर आता है, याद रखिएगा कि नो वन इज द अबव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉ का सबसे मुख्य पुस्तक कौन सा है, लॉ है। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे व्यक्ति को आप देख पा रहे हैं, जो भी यहाँ पे पर्सन है, ये कोई भी हो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से ऊपर नहीं होगा। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई क्लास का हो, लो क्लास का हो, ऑफिशियल में हो, नॉन ऑफिशियल में हो, बट यहाँ पे नो वन इज अबव द लॉ, ये कहने का यहाँ पे सेंस है। नेक्स्ट जो कैनोटेशन है हमारे पास वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहने का सेंस क्या है,
इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। कोई भी व्यक्ति को अगर वो इक्वल सर्कमस्टेंसेस किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, दो व्यक्ति ने मर्डर किया और एक व्यक्ति रिच है और एक पुअर है, तो लॉ ये कहता है कि दोनों को जो ट्रीट किया जाएगा वो एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा जो लॉ में कहा गया है। इस बात से मैटर नहीं करता है कि ये रिच है और ये पुअर है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, अगर सेम घटना हुआ है, सेम ऑफेंस हुआ है, तो वहां पर क्या होगा कि इक्वालिटी, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। बोथ इन द प्रिविलेजेस, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। जो भी लॉ के द्वारा जो भी लाइबिलिटी कन्फर्ड किया गया, प्रिविलेज किया गया है, वे सभी के लिए बराबर होगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड में कहा जा रहा है कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। ये सिमिलर एप्लीकेबल होगा लॉ सभी के लिए, सेम लॉ ऑल पर्सन के लिए जो सिमिलर सिचुएटेड में है। कहने का सेंस यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है कि सपोज कीजिए कि जो भी यहाँ पे लॉ बनाया गया है वो सभी के लिए एक जैसा एप्लीकेबल होगा, सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, जो एक स्थिति में एक जैसे सिचुएशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताना चाहूँ आपको कि मान लीजिए कि गवर्नर है, तो हर स्टेट का गवर्नर का एक पोजीशन है, तो सभी गवर्नर को एक तरीके का प्रिविलेज मिलेगा, एक ही जैसा सुविधा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ राज्यों के गवर्नर को अलग सुविधा होगा, कुछ गवर्नर्स को अलग सुविधा होगा। कहने का और एग्जाम्पल देने का सेंस यही है यहाँ पे कि सिमिलर एप्लीकेबल होगा सभी के लिए, सेम लॉ, और ऑल द पर्सन्स हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लेकर के, तो यहाँ पे क्या है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे दो बातें ध्यान दीजिएगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि जो भी व्यक्ति को जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी होता क्या है कि जो भी लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी, जैसे मान लीजिए कि अगर सेम पोस्ट में है तो प्रिविलेजेस सेम मिलेगा, जो जिस जगह पे है, जिस तरह का क्राइम किया है, जिस तरह का ऑफेंस किया है, उसको उसी लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, ना कि उसके साथ भेदभाव करके, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का भेदभाव किए बिना सेम उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे हर एक व्यक्ति को किया जाएगा। यहाँ पे कहने का सेंस यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें यहाँ पे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ए नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक प्रकार से यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कहा जाता है कि दोनों, चाहे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट रखता हो या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता हो, लेकिन दोनों का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस। दोनों का सेम यहाँ पे स्टेटस एक ही है कि यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करने का, क्या स्थापित करने का। तो यहाँ पे देखिए कि इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस, ये तीनों चीज़ों को एस्टेबल करने का मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये दोनों कैनोटेशंस का ऑब्जेक्टिव एक ही है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस आर्टिकल 14 को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। अभी यहाँ पे कहने का सेंस आप समझाता हूँ आपको कि क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में। कि सपोज कीजिए कि कभी कभी ये होता है, आप लोग देखते होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जो भी व्यक्ति इक्वल स्टेटस पर है और कोई उस स्टेटस पर नहीं है, तो उस केस में डिफरेंट जगह पर क्या होता है कि उसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सभी लोग यहाँ पे सिटीजन हैं इंडिया के, लेकिन किसी को रिजर्वेशन मिलता है, किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, किसी को प्रिविलेज मिलता है, किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिलता है। तो यहाँ कहने का सेंस ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली,
देन आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। इसका मतलब है कहीं पर भी किसी भी एक्सेप्शंस के वजह से, कुछ अपवाद की वजह से, जहाँ पे इक्वल और अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या इसका कहने का सेंस है, क्या यहाँ पे इसमें बात कहा जा रहा है। समझिएगा कि आर्टिकल 14 जो है एक प्रकार से फॉरबिड्स, भूल जाता है क्लास लेजिस्लेशन का, मतलब डिफरेंट करने को लेकर के। इट परमिट्स, आर्टिकल 14 जो है वो परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स बाय लॉ। समझिए यहाँ पे कि आर्टिकल 14 जो है वो रोकता है क्लास लेजिस्लेशन का, और यहाँ पे कहा जाता है कि रीजनेबल, जैसे लेजिस्लेचर को ही अधिकार है क्या करने का, डिस्क्रिमिनेट करने का। डिस्क्रिमिनेट कहने का मतलब है कि किसी को रिजर्वेशन देना है, किसी को रिजर्वेशन नहीं देना है, किसी को सुविधा देना है, क्या सुविधा देना है, नहीं देना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के लेजिस्लेटर को अधिकार है बनाने का। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे सब्जेक्ट के साथ में, विषय वस्तु के साथ में, या फिर कोई पर्सन के साथ में, या किसी भी लॉ को ट्रांजेक्शन करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, तो वो रीजनेबल होना चाहिए। जो भी आप डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन जो क्रिएट करेंगे वो एक प्रकार से रीजनेबल होना चाहिए। अगर ये रीजनेबल नहीं है तो ये मान के चलिए कि वह एप्लीकेबल नहीं होगा। बट द क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्ररी। स्पष्ट यहाँ पे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप क्लासिफिकेशन कीजिए, वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा, बट वह क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी और मनमाने नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, और इवेसिव नहीं होना चाहिए कि बदले के भाव से या फिर विरोध के भाव से नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशियल और सब्सटेंशियल डिफरेंसेस। एक ऐसा डिफरेंशियल होना चाहिए कि वो रीजनेबल हो, लोगों को उसे एडवांसमेंट हो सके। जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो मुख्य धारा से छूटे हुए हैं, उनके लिए होना एक अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को अगर प्रिविलेज मिल रहा है तो उसके पीछे का ग्राउंड क्या है, वो रीजनेबल ग्राउंड है या नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में यहाँ पे कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ जो है हमारा, वह एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ से ही निकला हुआ हमारा इक्वालिटी बिफोर द लॉ है। क्या बोल रहा था, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि रूल ऑफ लॉ से ही हम लोगों का कौन सा एलिमेंट निकला हुआ है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वह किससे संबंधित है और किसका एलिमेंट है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट बता सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का है। और इसे प्रोपाउंड किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई दफ़ा सवाल पूछा जाता है कि एवी डाइसी के द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया था, जो आपके ब्रिटिश जूरिस्ट के द्वारा इस चीज़ को किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि आखिर रूल ऑफ लॉ को लेकर के जो बात कहा जाता है कि इसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जिसको लेकर के रूल ऑफ लॉ की बात कहते हैं। पहला है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, किसी भी तरीके का मनमाने पावर को एब्सेंट की बात करता है। इसका मतलब क्या है कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कोई भी व्यक्ति किसी कानून को नहीं तोड़ता है तब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। यही बात यहाँ पे कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी, मनमाने तरीके से नहीं करने की बात कहता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि अभी मैंने बताया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसका एलिमेंट है, तो हमारा रूल ऑफ लॉ का है, जैसा कि हम लोगों ने इसको डिटेल से देखा है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो थर्ड इसमें कैनोटेशन इसका मीनिंग के एलिमेंट्स की बात करता है, तो वह हमारा प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो तीसरा पार्ट है। तीसरा में क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्राइमेसी है, जो प्राथमिकता जो दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है इंडिविजुअल के राइट्स को। क्या कहा जा रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड। कहने का सेंस यहाँ पे एक बार गौर से समझिए कि ये सेंस क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग है इसका। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक प्रकार से वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल।
एंड इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। बात यहां पे समझिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का, रेदर देन, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ सोर्स ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्त, वह इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, मैंने आपको प्रीएम्बल में पढ़ाया था, प्रीएम्बल को अगर आपने वीडियो देखा होगा कि सोर्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से है दोस्त? तो वह है सोर्स हमारा इन वी द पीपल से। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वह क्या है? हमारा लोगों के राइट्स का। और यहाँ पे प्राइमेसी किसका बात कहा जा रहा है? प्राइमेसी कहा जा रहा है कि लोगों के इंडिविजुअल राइट्स का। लेकिन हमारे यहाँ पे सुपरमेसी और प्राइमेसी किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे सही बात देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल टू इंडियन सिस्टम, नॉट द थर्ड वन। यह जो सिस्टम है, यह सिस्टम हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है? जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी का, आर्बिट्ररी लॉ, और दूसरा में इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये दोनों अप्लाई है, ना कि हमारे पास ये एप्लीकेबल है। और यही कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो इंडियन सिस्टम है वह द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल, नॉट द रिजल्ट। यहाँ पे तो रिजल्ट की बात कह रहा था, रिजल्ट ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। बट हमारे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें आगे की ओर, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ जो है एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के अंदर ही हमारा इम्बॉडीड है। और क्या क्या कहा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना चाहूंगा कि केशवानंद भारती के केस में हम लोगों ने देखा है, सुने थे, बताए थे आप लोगों को, केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, और रूल ऑफ लॉ जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है। याद रखिएगा दोस्त, ये सवाल कई दफ़ा पूछा भी गया है कि जो रूल ऑफ लॉ है जो वह क्या बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट है? तो एस, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स का एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ। और क्या कहा जा रहा है कि जब जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूशन अगर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट के पास इतना पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सके या फिर अमेंड कर सके। इस यही बात कहा गया कि हैंस इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इवन बाय एन अमेंडमेंट। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और जब रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है दोस्त, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता नहीं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंदर ही ये तीनों चारों बातें था, जो कि दो बातें हमारे पास एप्लीकेबल है। तो ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास है इक्वालिटी को लेकर के। क्या एक्सेप्शन है उसे हम लोग देखते हैं। द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर एक्सेप्शंस टू इट। समझिए यहाँ पे कि आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होता है। और ये चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी देखने को मिलेगा या फिर अदर जगह पे देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि दीज आर मेंशन्ड बिलो। क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज का मतलब होता है छूट या सुविधा को। क्या कहा जा रहा है ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 क्या कहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जब आप मेंस में लिखेंगे उस टाइम भी आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा कि आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस को बताइए। तो ध्यान रखना है कि मेंस में कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे डायमेंशन से रेडी होकर के रहना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 361 क्या कहता है। तो यहाँ पे एक बार गौर से देखिए कि आर्टिकल 361 क्या कहता है। द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में जो है आपका प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं होगा। किस मैटर में? कि जब वो ऑफिस में है, अपने ड्यूटी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय अपने जब पद पे है गवर्नर और प्रेसिडेंट, उस वक्त किसी भी
हालत में उसे कोर्ट में जा करके आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये बात का प्रिविलेज है किनके पास? प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास। नेक्स्ट क्या है दूसरा में कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट नहीं किया सकता है। और कंटिन्यूड, अगर पहले से भी कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक वे बने हुए हैं अपने पोस्ट पर, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर या फिर गवर्नर के पोस्ट पर। कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये बात याद रखिएगा। आर्टिकल कितना है दोस्त यहाँ पे? तो आर्टिकल है हमारा ये 361 को लेकर के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आर्टिकल 361 के अंतर्गत ही कि नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट। जब प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर हों, गवर्नर जब अपने पोस्ट पर हों, तो किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं किया जाएगा उनको अरेस्ट करने को लेकर के या फिर उनको कैद करने को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। क्या कहने का सेंस है यहाँ समझ लीजिए आप कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का आपका सिविल मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें एक्सेप्शंस में है कि अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस हैज़ बीन डिलीवर्ड। देखिए इस बात से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस बात को समझने का, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा गया है आपका यूपीएससी में भी और अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है कि वैसे तो यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शंस में याद कर लेते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन सिविल के मैटर में क्या प्रोविजंस दिया गया है कि सिविल का कोई मैटर अगर चलाना हो गवर्नर के अगेंस्ट में या फिर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में तो उनको 2 महीने पहले नोटिस देना होगा और 2 महीने के नोटिस के एक्सपायरी के बाद ही सिविल मैटर को चलाया जा सकता है। ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन पर एक्सेप्शन है ये चीज़ें, ये बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आर्टिकल 361, अभी हम लोगों ने 361 देखा था, इसमें 361A में क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भी अब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा। लेकिन किस संदर्भ में? अगर वह व्यक्ति पब्लिकेशन करता हो न्यूज़ का, रेडियो में पब्लिश करता हो, ब्रॉडकास्ट करता हो, टेलीविज़न में, किस चीज़ को? जो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा में और लोकसभा में जो भी कार्यवाही चल रहा हो, और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट का चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, ये चारों हाउस में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है दोस्त, और उस प्रोसीडिंग्स को लेकर के अगर किसी भी तरीके का रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्ट कहने का मतलब, रिपोर्टिंग मतलब है कि न्यूज़ में प्रिंट किया जा रहा है, रेडियो में दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, टेलीविजन में दिखाया जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी पर्सन पर सिविल या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। प्रेसिडेंट के अलावा, गवर्नर के अलावा पर्सन को भी अधिकार है, बट कंडीशन क्या है कि आप हाउस का, दोनों हाउस का, यूनियन में जो आपका पार्लियामेंट का हाउस है दोनों, और लेजिस्लेचर का जो है स्टेट का, उस दोनों हाउस का प्रोसीडिंग्स को अगर आप पब्लिश करते हैं, दिखाते हैं, उसको आप न्यूज़ में प्रिंट करते हैं, रेडियो में दिखाते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का क्या नहीं लग सकता है? क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 105 में क्या कहा जाता है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। क्या कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रोसीडिंग्स नहीं किया जा सकता है और उसे कोर्ट में भी लाया नहीं जा सकता है। कब दोस्त और किस संदर्भ में? यहाँ पे देख लीजिए एक बार गौर से। ये बात कहा जा रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी थिंग सेड, कुछ भी अगर कहा गया हो, और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। आप देखिए, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और वहाँ पार्लियामेंट में जब सदन चल रहा हो, तो डिबेट चल रहा हो, बहस चल रहा हो, तो वहाँ पे अगर आपने कुछ कहा है और मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट वालों को अगर चोट लग गया, चोट लगने का मतलब दिल पे
थोड़ा ले लिए और वो बोलेंगे नहीं इनके अगेंस्ट में मैं कोर्ट करूंगा, इनके ऊपर मैं केस करूंगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वो इंस्टीट्यूट नहीं होगा कहाँ पे, किसी भी कोर्ट में, जब प्रोसीडिंग्स के दौरान में अगर बातें कुछ कहा गया है तो। और मान लीजिए कि आपने कोई वोट दिया और पता चला कि आपने किसी के अगेंस्ट दे दिया, आपने जिसके फेवर में देना था नहीं दे, तो उस केस में भी वहाँ पे उस मामले को लेकर के कमेटी का निर्णय हो रहा था, कमेटी का सिलेक्शन हो रहा था और आपको वोट करने का मौका मिला। लेकिन आप मान लीजिए कि पार्टी ए के साइड में थे और आपको लगा कि पार्टी बी के साइड से जो व्यक्ति खड़ा है वो बेहतर आदमी है, तो आपने उसके साइड में वोट कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया या फिर उनके सपोर्ट में कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट नहीं जा सकता है कोई भी व्यक्ति कोई भी मेंबर के खिलाफ में। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जाता है कि आर्टिकल, अब सेम कंडीशन आपने देखा पार्लियामेंट का, अब स्टेट में आ जाइए। स्टेट में भी यही सेम आपको प्रोविजंस देखने को मिलेगा कि नो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। सेम चीजें हैं वहां पे। आर्टिकल कितना था हमारा 105 था और यहाँ पे आर्टिकल है हमारा कितना, तो यहाँ पे आर्टिकल है हमारा 105 है और वहां पे 194 आर्टिकल था। आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट हमारा जो है, इस लाइन को आप समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 31C के बारे में कहा जाता है और आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 31 क्या चीज़ का बात करता है, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि अभी इसे डिलीट करके कहाँ पे शिफ्ट करा दिया गया है आपका 300A में, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से। यहाँ पे आर्टिकल 31C जो है एक प्रकार से एक्सेप्शन है कि अगर आर्टिकल 14 का क्या एक्सेप्शन है दोस्त, कि ये प्रोवाइड करता है कि दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के पार्ट 4 में है और पार्ट 4 में जो भी बातें कहा गया है वो सरकार को ये ड्यूटी है एक प्रकार से कि वो जब भी कभी लॉ बनाए तो डीपीएसपी को लागू करे और डीपीएसपी में दिए गए प्रोविजंस को भी वो क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। तो जब कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी, ये याद रखिएगा दोस्त कि आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट अगर कोई भी कानून बनाती है तो उस केस में आर्टिकल 14 वायलेट नहीं होगा। और इस ग्राउंड पे भी हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर होता है कब, जब स्टेट सरकार आर्टिकल 39 को इम्प्लीमेंट करने के लिए और आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कोई भी कानून बनाती है तो हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि आर्टिकल 14 जो है हमारा वायलेट हुआ है। अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर सर यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा 39 का क्लाउज बी क्या कहता है और क्लाउज सी क्या कहता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। गौर से समझिएगा यहाँ पे कि आर्टिकल 39 का क्लाउज बी और क्लाउज सी को जब इंप्लीमेंट किया जाता है तो स्टेट को पावर दिया गया है आर्टिकल 31C के तहत, आर्टिकल 31C के तहत कि वे लॉ बना सकते हैं और जब लॉ बनाएंगे तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 39B है क्या और आर्टिकल 39C है क्या, क्या क्या कहा जा रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, और सेकेंड में है आपका सी में कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसे ध्यान से एक बार गौर से समझिए आप कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ ध्यान से समझिएगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मान लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रिसोर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कहने का सेंस है कि रोड, सड़कें या फिर एक्वायर किया जाता है कोई भी चीज़ों को, तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये बात यहाँ पे कहने का सेंस है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहता है। तो उस केस में अगर हमारा इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 39 के लिए अगर कानून बनाया गया है
तो उसका वैलिडिटी नहीं माना जाएगा। और गवर्नमेंट को यह भी कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत में कि आपको ऐसा लॉ बनाना है कि किसी जगह पर, किसी व्यक्ति, किसी खास जगह पर वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन न हो और सभी का मीन ऑफ प्रोडक्शन हो, मतलब सभी के लिए जो भी देश में प्रोडक्शन हो वो सभी के लिए उसमें सभी का भागीदारी हो। भागीदारी कहने का मतलब है कि सभी का उसमें हक अधिकार हो। इस तरह का लॉ बनाने का प्रोविजंस की बात करता है। जो ये दोनों चीज़ों को एप्लीकेबल करने के लिए अगर गवर्नमेंट लॉ बनाती है स्टेट, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी इस संदर्भ में क्या कहा है, देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C, जहां पे आर्टिकल 31C आएगा वहां पे आर्टिकल 14 आउट हो जाएगा, वहां पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ध्यान यहाँ रखना है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर गुड कॉमन गुड। और यहाँ पे आर्टिकल 39C में कहा जा रहा है कि प्रिवेंशन करना, रोक लगाना है कॉन्सेंट्रेशन पर वेल्थ का, और वो सभी जो प्रोडक्शन होगा वो सभी के लिए अवेलेबल हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आर्टिकल 31C जब आएगा और 31C के तहत जब लॉ बनाया जाएगा इंप्लीमेंट करने के लिए दोनों आर्टिकल्स को, तो उस टाइम हमारा आर्टिकल 14 वहाँ से आउट हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें दोस्त आगे की ओर, तो यहाँ पे गौर से देखिए कि दो जगह पे और भी हम लोगों को प्रिविलेज देखने को मिलता है जहाँ पे आर्टिकल 14 का एक्सेप्शंस की बात कहा जाता है। और वह हमारा क्या है, वह हमारा कि फॉरेन सॉवरेन रूलर, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स ये भी इंजॉय करते हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसडर्स जो होते हैं, डिप्लोमेट्स जो होते हैं, और जो इंडिया में भी जो बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेट्स हैं अलग अलग कंट्री के, या फिर हमारे कंट्री वाले दूसरे स्टेट में हैं, दूसरे स्टेट कहने का मतलब दूसरे कंट्री में हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी किसी भी तरीके का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगा। ये भी आपका एक इम्यूनिटी है, या फिर बोल सकते हैं यह भी एक प्रकार का एक्सेप्शन के केस में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है लास्ट में कि यूएनओ का और उसके एजेंसीज को भी इंजॉय द डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और ये भी क्या करते हैं, इन लोगों के लिए भी आपका आर्टिकल 14 जो है एक्सेप्शंस के रूप में है। 15 को लेकर के क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं भारतीय संविधान में, इन सारे डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारी चीज़ों को समझने का भी प्रयास करें। और पीपीटी के माध्यम से मैं जो भी कंटेंट आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट्स भी बना सकते हैं। और आपके कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी, या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस का, या फिर यूँ कह लीजिए कि एसएससी का तैयारी कर रहे हो आप, तो भी ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। बाकी स्लाइड के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं समझने का सारी चीज़ों को। आर्टिकल 15 में क्या बात करता है, तो आर्टिकल 15 का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग इसको पढ़ने से पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 15 जो बात करता है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यहाँ पे शब्दों को थोड़ा सा आप गौर से देखिएगा। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मनाही करना, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ऑन सर्टेन, सर्टेन का मतलब है कुछ खास ग्राउंड्स के आधार पर आर्टिकल 15 मनाही करता है डिस्क्रिमिनेशन करने को लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिस ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी स्टेट हो, स्टेट का मतलब नेशन, कंट्री, या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी आर्टिकल 12 को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 15 में ये कहता है कि कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी इंसान या कोई भी स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 15। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात करता है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। यहाँ पे गौर करने की बात क्या है दोस्त, दो शब्दों को पहले देखिए ध्यान से। द स्टेट, स्टेट का परिभाषा हम लोग आर्टिकल 12 से जानते हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टिकल में 12 में क्या क्या दिया गया है। ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग को पता है स्टेट का मतलब क्या है। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, गौर से समझिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन। और यहाँ पे खास बात एक है यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि यहाँ पे सिटीजन की बात कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, सिटीजन का। तो सिटीजन क्या होता है और पर्सन क्या होता है, इस पे पहले आप लोग डिफरेंस को समझ लीजिए। सिटीजन का मतलब है कि सभी भारत के नागरिक, इसका मतलब है कि स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेट किसके अगेंस्ट में, तो भारत के नागरिक के अगेंस्ट में। ये बात को ध्यान से समझिएगा, पर्सन नहीं लिखा हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिटीजन। क्योंकि मैं ऐसे
इसलिए यहाँ पे जोर दे करके बात कर रहा हूँ सिटीजन पर, क्योंकि यूपीएससी में जब कभी भी सवाल पीटी का क्वेश्चन पूछ जाता है तो यहीं पर कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट और गलत आंसर कर लेते हैं। एक ऑप्शन में आपको एनी सिटीजन लिखा हुआ रहेगा, एक में लिखा हुआ एनी पर्सन लिखा हुआ रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो आर्टिकल 15 जो है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक के लिए अवेलेबल है, सिटीजन के लिए अवेलेबल है। तो भारतीय नागरिक के साथ स्टेट किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगा। और ये आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ऑन ग्राउंड्स ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली ऑफ रिलीजन। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड को आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्त, क्योंकि देखिए आर्टिकल 15 को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे बाकायदा बहुत ही बारीकी से हम लोग समझते चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 ग्राउंड है, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड के आधार पर स्टेट जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किनके साथ? तो भारत के नागरिक के साथ। ये प्रोविजंस कहता है हमारा आर्टिकल 15। अब आगे की ओर चलते देखते हैं कि क्या इसमें बात कहता है। और आगे की ओर आगे कहता है कि इसमें 2 क्रूशियल वर्ड आपको देखने को मिल सकता है जो बहुत ही खास है। पहला है डिस्क्रिमिनेशन वर्ड, याद रखिएगा डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ओनली। ये 2 ऐसे वर्ड है, 2 क्रूशियल वर्ड्स इन दिस प्रोविजन। देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से हमारा लॉ का बुक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे जो जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं ना, इस वर्ड्स का भी बहुत खास मतलब होता है, इसलिए जोर देना होता है, समझना होता है हर एक एक वर्ड्स पर। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब और ओनली का मतलब क्या है, इसके मतलब भी समझेंगे और इसका सेंस क्या कहता है। तो 2 क्रूशियल वर्ड है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेशन और सेकेंड है हमारा ओनली। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का क्या सेंस है, आप इस तरह समझिए कि आर्टिकल 15 का फर्स्ट प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 15 के अंदर क्या क्या बातें कहा गया है। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वर्ड है आपका डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के क्या मीनिंग है इसका, टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और क्या लिखा हुआ यहाँ पे समझिए, और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर। क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है इसमें कि स्टेट जो है वो किसी भी तरीके का डिस्टिंग्विश फेवरेबली नहीं करेगा, किसी के पक्ष में आकर के या किसी को इन सब ग्राउंड्स को के आधार पर इन सब ग्राउंड्स के आधार पर किसी के साथ वो फेवर नहीं करेगा। और क्या बोल रहा है कि टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शंस विद रिगार्ड टू, और जब कोई भी एडवर्स डिस्टिंक्शंस हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है, किसी का फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस जब किया जाता है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो एडवर्स कंडीशन में बोल सकते हैं या एडवर्स डिस्टिंक्शंस के रिगार्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स। लेकिन इसके साथ है मान लीजिए कि विकलांग 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के लिए जो होगा उस सभी के लिए एक ही प्रोविजन होगा। या फिर अगर यूँ कह लीजिए कि कोई पर्टिकुलर अगर कैटेगरी है सोसाइटी में, कोई कास्ट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो अगर जो भी प्रोविजंस बनाया जाएगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट कम्युनिटी के लिए बनाया जाएगा, इसमें भी अनफेवर नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पे कहने का सेंस है। ओनली का क्या मतलब है दोस्त, ओनली के बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओनली कहने का क्या सेंस है। ओनली जो वर्ड है, द वर्ड ओनली कैनोट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। यहाँ पे गौर से समझिएगा, ओनली कहने का सेंस है कि यहाँ पर जो 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं इसके आधार पर तो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा केवल, लेकिन इसका मतलब हुआ कि अदर ग्राउंड्स पर प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ है, रोक नहीं लगा हुआ है। इसका सेंस हुआ कि इन 5 को छोड़ करके अदर ग्राउंड्स पर स्टेट के पास पावर है कि वह डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है कि भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि अभी मैं बताया कि सपोज कीजिए कि एक माँ का 2 बेटा है, एक बड़ा बेटा है,
एक छोटा बेटा है, और मान लीजिए कि बड़े बेटे को जितना प्रिविलेज मिलता है या फिर छोटे बेटे को जितना सुविधा मिल रहा है, तो दोनों को बराबर नहीं मिलता होगा। कहने का सेंस है, छोटे वाले को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, बड़े वाले को थोड़ा कम हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पे माँ एक प्रकार से जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है वह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेट है, एक प्रकार से सकारात्मक भेदभाव है कि दोनों को इक्वल स्टेज पर लाने का कॉन्सेप्ट के आधार पर है। तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टेट को मना ही किया गया है, प्रोविजन किया गया है रिलीजियस के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट अदर ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशन नहीं लगा हुआ। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सेकेंड प्रोविजंस में क्या कहता है, इसी का आर्टिकल 15 का, नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ओनली क्या कहा जा रहा है, ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ विद रिगार्ड, किस आधार पर, ये पांचों ग्राउंड पर हम इन लोगों के साथ में किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी का, लाइबिलिटी का या रिस्ट्रिक्शंस की बात या फिर किसी कंडीशन के आधार पर हम इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कोई भी सिटीजन पर, भारतीय नागरिक पर। तो वह किस आधार पर नहीं कर सकते हम लोग, सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अगर शॉप जाता है तो उसको शॉप में जाने से कोई मना नहीं कर सकता है। पब्लिक रेस्टोरेंट में अगर कोई जाते हैं तो वहाँ पर मना नहीं कर सकता है कि आप दूसरे रिलीजन के हो, आप दूसरे रेस के हो, दूसरे कास्ट के हो, सेक्स आपका जेंडर अलग है, आप इस स्थान में जन्म नहीं लिए। तो इन सब ग्राउंड्स के आधार पर आप उसे किसी शॉप में जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से या प्लेस ऑफ पब्लिक या इंटरटेनमेंट या फिर जो भी मनोरंजन के जगह है, पार्क हो गया, सिनेमा घर हो गया, यहाँ पे जाने से आप उसे मना नहीं करेंगे। इसका मतलब है नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, उसे हम मना ही नहीं कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे बात क्या कहता है कि द यूज ऑफ वॉल, कोई भी आप कुएं का यूज कर रहे हो, टैंक का यूज कर रहे हो, बाथिंग घाट का यूज कर रहे हो, रोड का यूज कर रहे हो, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली, यहाँ पे समझिएगा जो भी यहाँ पे आपने देखा, वेल हो, टैंक हो, बाथिंग हो, रोड हो, और यहाँ पे चाहे वो स्टेट के द्वारा, स्टेट फंडेड हो या फिर पार्टली हो, कंप्लीट उस तालाब को, उस कुएं को, उस घाट को सरकार बनाई हो या थोड़ा बहुत पैसा देकर के बनाई हो, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा। इवन यहाँ तक ये बात कहता है कि डेडिकेटेड टू यूज द जनरल पब्लिक, और अगर मान लीजिए जनरल पब्लिक के लिए यूज के लिए भी अगर वो घाट है, वेल है, तो उस पर भी कोई भी एक्सेस करने से, यूज करने से कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है समझ में आ रहा होगा, ये दो बातें यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कहता है कि दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ स्टेट और एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अभी मैंने क्या बोला कि इन तमाम चीज़ों को एक्सेस करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता इन सब ग्राउंड्स के आधार पर, चाहे वो हमारा स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी घाट हो, टैंक हो, साथ ही साथ कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी अगर सिनेमा हॉल खोला गया हो या फिर कोई मनोरंजन के स्थान हो, पार्क हो, तो वहाँ पर भी जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्त क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट में क्या जा रहा है कि वाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली द स्टेट, लेकिन इसके पहले का, ये तो फर्स्ट प्रोविजन हुआ, इसके पहले वाला सेकंड प्रोविजन हुआ। फर्स्ट प्रोविजन में क्या कह रहा था कि वहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ किस पर बात किया जाता था कि स्टेट पर मनाही लगाया जाता था, लेकिन आपको पता होगा कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट का परिभाषा है उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल को ऐड किया गया है, इसलिए अब कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का भी अगर सपोज कीजिए कि होटल रेस्टोरेंट अगर उसे संचालित किया जा रहा है तो उस पर भी आपको इन सब ग्राउंड्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, इसके कुछ 3 एक्सेप्शंस भी हैं जिससे हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 का कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर आपका नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि स्टेट इज परमिटेड, स्टेट को यह परमिट है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड।
अब देखिए वुमेन के लिए और चाइल्ड के एनहेंसमेंट के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेट को एम्पावर्ड किया गया है और परमिट दिया गया है कि वे वुमेन के लिए और चाइल्ड के लिए क्या बना सके, वे कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, अलग से वुमेन को अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं। इस तरह का प्रोविजंस बनाने का भी प्रावधान है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल बॉडी, जैसे पंचायत में है, अब तो हमारे आपका MP MLA में भी सीट 33% का बिल पारित होकर के एक्ट बन गया है। प्रोविजंस दिया गया है बच्चों को फ्री में एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें बनाई गया एडवर्स सिचुएशन के केस में कि जब रिप्रेजेंटेशन लोगों का कम हो स्टेट में, गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक ऑफिस में, तो हमें इस तरह की प्रोविजंस को बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि स्टेट को यह भी परमिशन दिया गया है कि वे बना सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी, यहाँ पे कहा जा रहा है किसी भी सोशली और एजुकेशनली। यहाँ पे गौर करने की बात है दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि स्टेट के पास ये भी पावर है कि स्टेट जो है वह जब कोई भी सोसाइटी में सोशली और एजुकेशनली, ये दो वर्ड का ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा वर्ड है यहाँ पे, सोशली और एजुकेशनली अगर बैकवर्ड है अगर वह, तो उनके एडवांसमेंट के लिए जो स्टेट है वह क्या बना सकती है, वह लॉ बना सकती है। इस बात का भी ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब कभी भी मान लीजिए कि कोई सोसाइटी अगर उसका रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, तो स्टेट के पास पावर है कि वे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए क्या है, रिजर्वेशन का व्यवस्था है। कहाँ पे? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेक्शन इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। ये सब हम जानते हैं कि SC ST के लिए क्या है, रिजर्वेशन की प्रावधान है, उनके सीट्स के लिए और उनके फी कंसेक्शन के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा थर्ड में दिया गया एक्सेप्शंस के तौर पर, वह है हमारा स्टेट इज एम्पावर्ड। स्टेट के पास ये पावर है कि टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स regarding their admission to the education institution including private education institution whether aided and unaided by the state except the minority educational institution। इस बात को आप ध्यान से एक बार समझ लीजिए। क्या कहा जा रहा है कि पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का सीट जो था वह किसके लिए था, फी कंसेक्शन के लिए था, सीट्स के लिए था और फी कंसेक्शन के लिए था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का SC ST कम्युनिटी से है, SC ST हैं, तो उनके लिए एडमिशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और कहाँ पे, न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे तो आपका व्यवस्था सीट का रहेगा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पर भी SC ST का सीट को रिजर्व करके रखा जाएगा, वेदर वो या तो सरकार के द्वारा एडेड हो इंस्टीट्यूट या फिर अनएडेड हो, फिर भी वहाँ पे SC ST के लिए सीट को रिजर्व करके रखा जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है लेकिन ये लागू नहीं होगा कहाँ पे, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये लागू नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, जैसे लास्ट प्रोविजन। लास्ट प्रोविजंस में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, जैसे हम लोगों का कहने का सेंस जो है कि आप देख रहे हैं लास्ट प्रोविजंस के तौर पर हमारा ये था। लास्ट प्रोविजंस में क्या कहा जाता था कि पहले तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के प्रोविजन था वो आपको स्टेट का के पास था। सिर्फ स्टेट के पास कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास, सरकार नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में क्या कहा गया, ये या तो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या फिर स्टेट हो, ये तमाम बातों को लेकर के। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि लास्ट प्रोविजन वाज एडेड by the 93rd Constitutional Amendment Act 2005। इस बात को भी ध्यान रखना है। और क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, जो इस आप यहाँ पे जो प्रोविजंस दिया गया है एक्सेप्शंस के तौर पर, इसे भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी, क्यों यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ पर आपने क्या देखा
कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो ये लास्ट का जो हमारा प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस और उसके पहले हम लोगों ने जो देखा, इसको हम लोगों ने जोड़ा गया कब है, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इन ऑर्डर टू गिव इफेक्टिव टू दिस प्रोविजन, और इस प्रोविजंस को प्रभाव में कब लाया गया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनेक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 को अमेंड किया। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए कोटा ऑफ 27% फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के लिए भी 27% का जो रिजर्वेशन है वह आप देख सकते हैं कि कब ये इनेक्ट करके ऑर्डर में लाया गया, 2006 में लाया गया। और कहाँ कहाँ पे है ये, इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आईआईटी एंड आईआईएम, ये तमाम इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन है, 27% की व्यवस्था किया गया। कब किया गया, तो इसे देखा जाए तो 2006 में किया गया। नेक्स्ट 2008 में क्या जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ द अमेंडमेंट एक्ट एंड ओबीसी कोटा एक्ट। ये अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट को, इसमें जो हम लोगों ने देखा कि लास्ट में जो जोड़ा गया है एक इसे, और यहाँ पे जो प्राइवेट के लिए कहा गया था उसे, ये दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए क्या कहा कि इसे वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ संगत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड नहीं है, और ये कंटिन्यू चला गया। लेकिन इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कहा, बट द कोर्ट डायरेक्टेड, क्या कहा कोर्ट ने कि द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। अब ओबीसी में क्या है कि कुछ क्रीमी लेयर की बात को कहा गया कि ये जो प्रावधान है ये उन स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए जो क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर एडवांस्ड सेक्शन में है अमंग द ओबीसी व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। जब लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उस वक्त इस बात को ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, आपने जो अमेंड करके लोगों को देने का कोशिश किया है क्या रिजर्वेशन, वो आपका वैलिड है, चलिए, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, उसे निकालना है जो आपका क्रीमी लेयर में है ओबीसी में, उन लोगों को वहां से एक्सक्लूड करना है जब आप इंप्लीमेंट करोगे इन लॉज को उस वक्त। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 15 से रिलेटेड जो भी प्रावधान था, ये सारी चीज़ों को हमने बकायदा बहुत ही डिटेल से जिक्र किया आप लोगों के साथ में, सारी चीज़ें। यहाँ पे आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 16 जो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल 16 कहता है कि किसी भी प्रकार का अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी जॉब निकलता हो, अपॉर्चुनिटी निकलता हो, तो उसमें इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब कभी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कहा जाए तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत जब कभी भी वैकेंसी निकले तो हर एक व्यक्ति को, हर एक सिटीजन को, ना कि पीपल को, यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि फॉरेनर को भी अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगा, बल्कि यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आगे इसके विस्तार से हम लोग समझते हुए चलते हैं कि आखिर ये इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी की बात किन के लिए कहता है और क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। यहाँ पे गौर करने की बात है, ऑल सिटीजन की बात कहता है। कहना के मतलब सेंस है कि इंडिया के जो नागरिक है उन्हीं के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, ना कि फॉरेनर के लिए और ना किसी अदर पर्सन के लिए। जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए ही यहाँ पे बात किया जाता है। इन मैटर ऑफ, किस मैटर में, इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब यहाँ पे समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम लोग, क्या क्या रहा है कि जब कभी भी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी निकलता हो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर अपॉइंटमेंट के लिए ऑफिस में अंडर स्टेट, और स्टेट का मतलब है कि भारत सरकार के अंदर या राज्य सरकार के अंदर या लोकल अथॉरिटी के अंदर, जैसा कि आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट का परिभाषा को पढ़ा है, उसके अंदर किसी भी तरीके का अगर एम्प्लॉयमेंट की बात कहा जाए या अपॉर्चुनिटी की बात कहा जाए तो सभी सिटीजन को इक्वल एक्सेस की प्राप्ति है। एक्सेस कहने का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, उसे मौलिक अधिकार है आर्टिकल 16 के तहत। अगर किसी भी तरीके से उनके ऊपर अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वह
जो वैकेंसी है, वह जो अपॉर्चुनिटी है, वह इनवैलिड माना जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 15 में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्त, कि आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, सिटीजन को खास करके ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जब हम आर्टिकल 15 को पढ़ते हैं, ओनली लगा हुआ था, जो हम लोगों ने जोर दे करके वहाँ पे पढ़ा था, और डिस्क्रिमिनेशन की बात को, कि जब कभी भी कोई भी वैकेंसी निकले या फिर सरकार या स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन ग्राउंड्स पर। लेकिन कुछ सरकमटेंसेस के वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ हम लोगों ने एक्सेप्शंस को भी देखा था, जैसे वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए कुछ रिजर्वेशन की बात कहा जाता है, ताकि वो एडिक्वेटली जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब अपॉर्चुनिटी आए तो क्या कहा जा रहा है, आगे की वो प्रोविजंस में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल। किसी भी सिटीजन को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो और इनएलिजिबल आप घोषित नहीं कर सकते हो फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो या पब्लिक का ऑफिस हो, जब कभी भी कोई वैकेंसी निकलता हो, अपॉर्चुनिटी निकलता हो, तो आप उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, इन एलिजिबल करार नहीं दे सकते हो। तो किस ग्राउंड पे सर, तो यहाँ पे जो आर्टिकल 15 में जो हम लोगों ने ग्राउंड को देखा था, उसी ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस, इसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये बात हम लोगों ने आर्टिकल 50 में भी देखा था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिसेंट लिखा हुआ है और रेसिडेंस लिखा हुआ है, कि इसके आधार पर नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिसको हम लोग अभी देखेंगे इस आर्टिकल के अंतर्गत। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल 16 का मेन जो कंसर्न है वह क्या है। एक बार यहाँ पे फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब कभी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के वैकेंसी निकले उनके अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर उनके अपॉइंटमेंट और आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो कोई भी सिटीजन को आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। किस ग्राउंड पर, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के आधार पर। यहाँ पे खास बात याद रखना है कि आर्टिकल 16 किन के लिए अवेलेबल है दोस्त, तो सिटीजन के लिए है, ना कि फॉरनर के लिए। फॉरनर सिटीजन यहाँ पे समझिए कि पीपल के लिए नहीं है, बल्कि सिटीजन के लिए है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर 3 एक्सेप्शंस। यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं टू दिस जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी देखने को मिलता है, जैसे कि लोगों को इन बातों के अलावा उनको एक प्रकार से अपवाद के रूप में रखा गया है इनके अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर आप झारखंड से हो या फिर बिहार से हो, तो झारखंड या बिहार पर सबसे पहले अगर वैकेंसी निकलेगा तो यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के जो डोमिसाइल हैं, उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं। फिर अगर हम हवाला दे देंगे यहाँ पे 16 का, कि भाई एक बात बताओ कि जब हम 16 में बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि सभी स्टेट के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि हर स्टेट अपना अपना प्रोविजंस बना सकते हैं लोकेलिटी के आधार पर, लेकिन कुछ आपको सीट्स को ओपन रखना होगा, जो ओपन टू ऑल, मतलब इंडिया के कोई भी व्यक्ति उसको उसमें आ सकता है। तो इस तरह का प्रोविजंस भी दिया गया है। तो एक्सेप्शंस के रूप में यहाँ पे हम लोग 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शंस के रूप में है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस एज ए कंडीशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। अब समझिए, पार्लियामेंट के पास जो है वह पावर है कि वह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? रेसिडेंस को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए कंडीशन, कंडीशन के तौर पर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर डॉक्टर है, तो डॉक्टर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए? इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए क्या एलिजिबिलिटी, तो इनके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सर्टेन कंडीशन के लिए, सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, स्टेट, यूनियन, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी भी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल सकता है एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957। यहाँ पर जो एक्ट बनाया गया, और ये एक्ट जो बनाया गया दोस्त, यह बनाया गया 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में क्या बनाया गया था? यहाँ पे कहा गया था कि जो भी लोगों का अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए यहाँ पे रेसिडेंस के आधार पर
क्या रूल होगा, रेसिडेंस के आधार पर। ध्यान रखिएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, बट ये एक्सपायर्ड कर दिया गया, इसे हटा दिया गया 1974, लेकिन ये अभी भी एग्जिस्टिंग में है। जो आपको देखने को मिल सकता है वह है हमारा, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट, कोई भी स्टेट में नहीं है, लेकिन छोड़ करके कहाँ पे, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा इस चीज़ को, एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। कौन सा एक्ट है, तो एक्ट जो है हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, ये तो एक्सपायर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, बट अभी भी प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग में है आंध्र प्रदेश में। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट दूसरा जो एक्सेप्शंस के रूप में हमारे पास क्या है, आर्टिकल 16 का, उसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या कह रहा है कि द स्टेट, स्टेट का मतलब पार्लियामेंट समझ सकते हैं या राज्य समझ सकते हैं, सरकार समझ सकते हैं, कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और सीट्स, सीट के अपॉइंटमेंट में या फिर अपॉइंटमेंट के लिए सरकार जो है स्टेट वो रिजर्वेशन की व्यवस्था भी कर सकती है, प्रोवाइड कर सकता है, इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस, जो कि बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए रिजर्वेशन की भी व्यवस्था कर सकती है। दैट इज नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट का जो सर्विस है, जो राज्य की जो सरकारें हैं, उसमें अगर उस सर्विस में अगर किसी खास क्लास का, वर्ग का अगर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस केस में स्टेट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन की व्यवस्था भी कर सकता है इनके पोस्ट के। जैसे मान लीजिए कि पीवी जीटी के लिए रहता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए अगर सही सही से अगर ठीक ठाक मान लीजिए कि मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर अदर के क्षेत्र में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्या बना सकते हैं, रिजर्वेशन की प्रावधान कर सकते हैं इनके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो है हमारा वह क्या है कि ए लॉ कैन प्रोवाइड, कोई भी लॉ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है दैट ए इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस, किसी भी ऑफिस के लिए रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल डिनोमिनेशनल institution or a member of its governing body should belong to particular religion और denomination। समझिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई भी रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, तो उससे उसके जो गवर्निंग बॉडी होगा, कौन से होगा, जो गवर्निंग बॉडी होगा उसे पर्टिकुलर चलाने के लिए, तो उसमें भी पर्टिकुलर स्टेट या फिर कोई लॉ जो है ये प्रोवाइड कर सकता है कि उस इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन या फिर वहाँ के जो अपॉइंट किया जाएगा उन लोगों का पर्टिकुलर रिलीजन से हो, इसके लिए भी प्रावधान किया जा सकता है। आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशंस जो है आपका माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, तो वहाँ पर माइनॉरिटी के लोग ही उस गवर्निंग बॉडी में होंगे मेंबर्स, और उसको पर्टिकुलरली फंक्शनिंग कराने के लिए या फिर गवर्निंग करने के लिए जो होंगे वो बिलोंग भी करने चाहिए पर्टिकुलर उसी रिलीजन से या फिर डिनोमिनेशन से। डिनोमिनेशन कहने का मतलब है कि उसमें से किसी भी तरीके का जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसी के रिलीजन्स के ही पर्सन होने चाहिए उसे गवर्निंग कराने के लिए, उसे फंक्शनिंग कराने के लिए। एक बार और यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं लास्ट में ये तीनों प्रोविजंस को क्या कहता है लास्ट पर, उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहला जो मुख्य बात है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करे रेसिडेंट्स को लेकर के और कंडीशंस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए इन ए स्टेट और यूनियन और लोकल अथॉरिटी के लिए, क्योंकि सरकार के पास पावर है कि वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट को चाहते हैं और किस तरह के ये प्रिस्क्रिप्शंस होना चाहिए, ये चीज़ अथॉरिटी है पार्लियामेंट के पास डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे एक लॉ बनाया गया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज सो रेसिडेंस एक्ट 1957, जो कि अब एक्सपायर्ड कर दिया गया, बट हर स्टेट में, लेकिन एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश। स्टेट के पास ये पावर है कि जो भी कैटेगरी का, बैकवर्ड क्लासेस का अगर रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक नहीं है स्टेट के सर्विस में, तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया जा सकता है अपॉइंटमेंट के लिए और पोस्ट के लिए। नेक्स्ट में है कि कुछ ऐसा लॉ भी प्रोवाइड किया जा सकता है जो पर्टिकुलर मान लीजिए रिलीजन इंस्टीट्यूशंस है और उसके गवर्निंग बॉडी है, तो उनके मेंबर जो होंगे वो पर्टिकुलर रिलीजन से ही होंगे, इसके बारे में भी लॉ आपको दिया या बनाया जा सकता है। ये बात यहाँ पे था एक्सेप्शंस के तौर पे। आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो और चीज़ें अगर बाकायदा ठीक से समझ में आ रही हो,
तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने नोट्स में भी आप इन पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चलिएगा आर्टिकल 17 के बारे में। चलिए वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर 17 क्या कहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में अनटचेबिलिटी को लेकर के, प्रैक्टिस को लेकर के, या फिर किसी भी तरीके का अगर आप छुआछूत को बढ़ाते हैं तो उस पर बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शंस और उसे खत्म करने की बात कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके साथ कोई छुआछूत करे, भेदभाव करे, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक बार सोच करके देखिएगा और अपने जहन में उस बातों को इमेजिन कीजिएगा। चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या एनी अदर कोई भी एसटीपीसीएस का तैयारी कर रहे हो, या फिर जिस भी कभी किसी एग्जाम में अगर जीएस का पोर्शन है और उसमें से इंडियन पॉलिटी है, तो आर्टिकल 17 इज द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी प्लस के चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आप लोगों के साथ में कंटेंट ला रहा हूँ जीएस को लेकर के, और आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो आप इस नोट को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 17 का। भारतीय संविधान के पार्ट 3, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स में हम अगर पहला राइट्स की बात करें, राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आपका आर्टिकल 17 आता है। और आर्टिकल 17 कहता है कि किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी को एबोलिशन की बात कहा जाता है, अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत की बात करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है तो उसे मनाही की बात करता है। या फिर अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई व्यक्ति अगर डार्क है तो वो बोले कि मैं वाइट लोगों उसको टच नहीं करना चाहता हूँ, तो यह भी एक प्रकार से टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस है। अगर कोई गोरा आदमी अगर कोई बोले कि मैं काले आदमी को नहीं छू सकता हूँ, तो यह भी एक प्रकार से आपका अनटचेबिलिटी की बात ही यहाँ पे देखने, छुआछूत की ही बात देखने को आपको मिल सकता है। कोई अगर गरीब है, अमीर है, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो इस तरह का भी अगर किसी भी तरीके का अगर अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो इसका एबोलिशन की बात कहा जाता है, इसका फॉरबिड्स की बात कहा जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का अगर अनटचेबिलिटी को इन्फोर्स करता है ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर अनटचेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके का अगर उसे लागू करता हो समाज में, सोसाइटी में, या फिर नेशन में अगर बढ़ाता हो, तो शैल बी एन ऑफेंस, वह एक अपराध माना जाएगा और यह एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ उनको पनिश भी किया जा सकता है। यहाँ पे 1976 में एक एक्ट बनाया गया है जिस एक्ट का नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ध्यान से समझिएगा कि 1976 में एक आपका जो देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा होगा एक्ट बनाया गया, जिस एक्ट का नाम है अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 हैज़ बीन कंप्रीहेंसिवली अमेंडेड। बाद में इसे बहुत ही व्यापक तरीके से इसे अमेंड किया गया। और अमेंड क्यों किया गया आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अमेंड करते हुए 1955 में ही रीनेम किया गया और इसका नाम किया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। उसी वर्ष में 1955 में ही अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट का नाम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स किया गया और इसे कंप्रीहेंसिवली और ब्रॉडली एनहेंस भी किया गया नाम को चेंज करते हुए, ताकि लार्ज नंबर टू द लार्ज ऑफ स्कोप, इसका स्कोप को बढ़ाया जा सके एंड मेक पेनल प्रोविजन फॉर मोर स्ट्रिंजेंट, इसे और भी कठोर बनाया गया। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, और से अधिक कठोर सजा इसमें क्या प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है या फिर उनके ऑफेंस उन पे अगर आता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ उन पर बहुत बड़ा चार्ज भी, मुकदमा भी चलाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 के तहत, और इसे
इनलार्ज भी किया गया है और इसके स्कोप को इनलार्ज करते हुए इसे एक प्रकार से पैनल का प्रोविजंस भी किया गया है, जिसमें कि ये स्ट्रिक्ट तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्त कि इस एक्ट में द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट्स, और आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो हमारा एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, इसी में डिफाइन भी किया गया है कि सिविल राइट होता क्या है। एज एनी राइट अकरिंग टू अ पर्सन, जिस तरह से हर एक लोगों को अपना अधिकार प्राप्त है, उस तरह से बाय रीजन ऑफ द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिशन को करते हुए जितने भी लोगों के राइट्स हैं उसको कन्फर करता है, उसको जो भी व्यक्ति उसको एकरिंग करता है, उन तमाम राइट्स को हम लोग सिविल राइट्स के रूप में जानते हैं बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहाँ पे एक बार और समझाना चाहूँगा कि आर्टिकल 17 के अंदर सिविल राइट्स की भी बात कहा गया है और उसका डिफाइन भी किया हुआ है। क्या डिफाइन किया हुआ है एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि द एक्ट डिफाइंस सिविल राइट एज एनी राइट अकरिंग टू द पर्सन, कोई भी पर्सन को जो भी आपका अधिकार प्राप्त है, अधिकार मिला हुआ है बाय रीजन ऑफ एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को हटाते हुए जितने भी लोगों के राइट्स मिले हुए हैं उन तमाम राइट्स को हम लोग एक प्रकार से सिविल राइट कह सकते हैं बाय आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 17 में जो हम लोगों ने एक्ट बनाया हुआ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टर्म अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, लेकिन अनटचेबिलिटी को डिफाइंड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में, किसी भी आर्टिकल में, और ना ही एक्ट में डिफाइन किया गया अनटचेबिलिटी, बल्कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 17 के अंदर सिविल राइट की बात कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कभी कभी कि अनटचेबिलिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर डिफाइन किया गया है, कहाँ पर बताया गया है, या फिर बोल सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में अनटचेबिलिटी का कौन सा सेक्शन में अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है। तो स्पष्ट है यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम इसी से सवाल भी पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी को क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइन किया गया है, तो आप एक बार में जवाब दीजिए कहीं पर भी नहीं। एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 में तो वहां पर भी नहीं, बल्कि वहां पे सिविल राइट्स के बारे में डिफाइन किया गया है। आगे देता है कि हाउएवर द मैसूर हाई कोर्ट हेल्ड दैट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17, क्या कहता है कि मैसूर का हाई कोर्ट ने किस मैटर में, आर्टिकल 17 के मैटर में क्या कहा है, आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी। स्पष्ट ऑलरेडी हम लोग जा रहे हैं कि अनटचेबिलिटी को ना आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। मैसूर के कोर्ट कहता है कि सब्जेक्ट जो हमारा मैटर है किसके अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर, वह यह बात नहीं करता है कि नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 17 जो है वह अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है लिटरल मीनिंग में या फिर ग्रामेटिकल सेंस में, बट अनटचेबिलिटी है क्या दोस्त, तो यह एक प्रकार से प्रैक्टिस है एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन कंट्री। हमारे भारत में एक प्रकार से हिस्टोरिकल तरीके से प्रैक्टिस किए जाने वाला ही एक प्रकार से यह प्रैक्टिस है जिसको हम लोग अनटचेबिलिटी कहते हैं। यही बात मैसूर का हाईकोर्ट ने कहा कि अनटचेबिलिटी को लेकर के आर्टिकल 17 में जो बात कहा गया है उसका यह सेंस नहीं है कि अनटचेबिलिटी का लिटरल मीनिंग में और ग्रामेटिकल सेंस में, बल्कि प्रैक्टिस है क्या, तो प्रैक्टिस एक भारत के कंट्री में हिस्टोरिकली डेवलप किया हुआ एक प्रैक्टिस है जो अभी तक भी चलता आ रहा था, जिसको खत्म करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के माध्यम से इसे एबोलिश किया जाएगा। और आर्टिकल 17 इसे इम्पावर्ड करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी फॉर्म में अगर प्रैक्टिस करता है अनटचेबिलिटी को तो उसे मना ही करता है और वह एक प्रकार से आपका पनिशेबल ऑफेंस होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। क्लियर है यहाँ तक दोस्त। आगे यहाँ पे देखिए कि क्या बात कह रहा है, कि बोल रहा है कि इट रेफर्स टू सोशल डिसेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है एक प्रकार से किस चीज को रेफर करता है, तो वो सोशल डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सोसाइटी में एक प्रकार से अपंगता की बोलिए या फिर लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, सोच है, थॉट है, उसके डिसेबिलिटी का ही रेफर करता है। इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेस, और आप देखेंगे कि यह जो अनटचेबिलिटी है वह किसी सर्टेन क्लास को ही ये इम्पोज किया जाता है ऑफ पर्सन बाय रीजन, किस रीजन के आधार पर दोस्त, तो देयर बर्थ इन सर्टेन कास्ट, किसी खास
जाति में जन्म होने के वजह से उस पर यह मढ़ा जाता है कि आप नीच हो, आपके साथ छुआछूत की भावना है हमारे साथ, इस तरह की सोशल डिसेबिलिटी है। आपको लगता होगा कि लोगों के अंदर ही डिसेबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट क्या कह रहा है कि ये सोसाइटी का या सोशल का डिसेबिलिटी है, जो हम लोगों ने किसी के ऊपर इम्पोज किया हुआ है सर्टेन क्लासेस को, कि यह जन्म से ही छुआछूत के अंदर आता है। बाय क्या लिखा हुआ है, बाय रीजन ऑफ देयर बर्थ इन सर्टेन क्लासेस। आगे की ओर देखें यहाँ पे हैंस, और इस प्रकार से इट डज नॉट कवर सोशल बाइकॉट ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। और आप देखेंगे कि सभी लोगों का, कुछ लोगों को सोशल बाइकॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को आप देखें तो उनको बाइकॉट करते हुए आपको देखने को मिलेगा छुआछूत के आधार पर। लेकिन आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी सर्टेन क्लासेस को समाज से बाइकआउट नहीं किया जाएगा, बट उनके साथ छुआछूत का प्रैक्टिस किया जाएगा। ये फ्यू इंडिविजुअल, कुछ लोगों पर, और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। और आप सबको पता है कि भारत में आप लोग देखे होंगे कि रिलीजियस प्रैक्टिस करने के लिए भी इन लोगों को अधिकार नहीं था, जिन्हें आप समझते होंगे कि ये इनसे साथ छुआछूत का प्रैक्टिस किया जाता था, ऊंच नीच की भावना को रखा जाता था, काले गोरे या फिर किसी भी तरीके का क्लास या फिर क्लासिफिकेशन के आधार पर अगर उसके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था तो रिलीजियस सर्विस उसे प्रैक्टिस नहीं किया जाता था, या फिर मंदिर मस्जिद में घुसने का अलाउ नहीं होता था, इसे एक्सक्लूड किया जाता था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब क्या कहता है कि जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है एक्ट 1955 के अंदर क्या क्या आता है कि द ऑफेंसेस कमिटेड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अब ध्यान से समझना कि इस एक्ट में क्या कहा जाता है, बहुत ही गंभीर बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस कमिट करते हुए अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए इस ग्राउंड में, तो वह एक प्रकार से पनिशेबल होगा, आइदर बाय इम्प्रिजनमेंट, उनको या तो जेल की सजा होगी अप टू 6 मंथ, और 500 का फाइन भी उन पर लगाया जा सकता है अगर आपने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए पाया गया तो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कन्विक्ट हो जाता है, दोषी करार दिया जाता है कि यस इसने अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया है और छुआछूत को बढ़ावा दिया है, क्यों ना वो व्यक्ति पार्लियामेंट का एमपी हो या फिर विधानसभा या विधान परिषद का वो मेंबर हो, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके जो सदस्यता है, वह भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर वह अनटचेबिलिटी ऑफेंस को प्रैक्टिस करते हुए पाए जाते हैं तो इज डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, और अगर सदस्य हैं तो उसकी सदस्यता भी खत्म हो सकता है, किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट, और स्पष्ट आप लोग देखेंगे जब पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट दोस्त, तो वहां पर भी पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी ये बात आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर कैंडिडेट या फिर कोई भी मेंबर अगर इस तरह के ऑफेंसेस को अगर बढ़ावा देता है, गांव ग्राम में अगर किसी जगह पर किसी शहर में अगर प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह एक्ट क्या डिक्लेयर करता है और इस एक्ट में क्या क्या ऑफेंसेस माने गए हैं, इसको बाकायदा आप अच्छे से देखिए। आर्टिकल 17 के अंतर्गत जो हम लोगों ने एक्ट देखा, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के बारे में 1955 का, तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या एक्ट को माना गया है ऑफेंसेस में। तो पहला है प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम, कोई भी व्यक्ति को रोकने से, प्रिवेंट करने से, मनाही करने से, कहाँ पे दोस्त, तो एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, अगर कोई भी धार्मिक या पूजा स्थल है वहां पे अगर किसी भी व्यक्ति को जाने से अगर आप रोकते हो तो आप पर मुकदमा हो सकता है, ऑफेंस आपके ऊपर कमिट किया जा सकता है, जो आपने किया है, ऑफेंस कमिट किया है। तो प्रिवेंसिंग, अगर आप किसी को रोकते हैं, जैसा कि आप लोगों को एक बार मैंने बताया था ऑफलाइन क्लासेस वाले अगर देख रहे होंगे तो, कि जब कभी भी सबरीमाला का केस में कि महिलाओं को वहां पे घुसने का अलाउ नहीं दिया जाता था, तो यह भी एक ग्राउंड था आर्टिकल 17, जो कि आपका छुआछूत की भावना क्या ही एक प्रकार से फॉर्म था, प्रैक्टिस था करने का। नेक्स्ट है यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका भी हनन हो रहा था। कहने का मतलब है कि बहुत सारे राइट्स है, आर्टिकल 21 था आपका, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो आर्टिकल्स है, 17 आर्टिकल्स है, एकदम धड़ल्ले से इन लोगों का वायलेशन किया जा रहा था। सबरीमाला वाला केस जो आपका टेम्पल वाला था, महिलाओं को एंट्री नहीं देने का आफ्टर 14 ईयर्स के बाद का।
यहाँ पे देखिए कि जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर जस्टिफाई करता है, बताता है कि नहीं अनटचेबिलिटी अच्छा है फलाना है ढिमकाना है, कुछ भी अगर बोले कि अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, किस आधार पर, तो ट्रेडिशन के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, फिलोसॉफिकल के आधार पर, या कोई भी आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिफेंड करता है, वो बोलता है कि नहीं अनटचेबिलिटी अच्छा है, समाज में रहना चाहिए, तो उन पर भी आपको समझ लीजिए कि वह ऑफेंस कर रहा है, वो गलत कर रहा है, अपराध कर रहा है, उन पर यह सजा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डिनाइंग एक्सेस टू, अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिनाई करता है एक्सेस करने के लिए, उपयोग करने से, क्या कहीं पे किसी भी शॉप में जाने से अगर बोलता है कि नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम छोटे जाति का हो, तुम काले हो, मेरे दुकान में नहीं एंट्री कर सकते हो, तुम महिला हो नहीं आ सकते हो, तो इस तरह का अगर कोई डिनाई करता है एक्सेस करने से शॉप को, होटल को, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट को, दैट इज ऑल्सो अ ऑफेंस। नेक्स्ट है आपका इंसल्टिंग ए पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर आप इंसल्ट करते हो, बिलोंगिंग टू, किस आधार पर, तो कि आप एससी हो या फिर एसटी हो या फिर किसी भी ग्राउंड के आधार पर आप अगर उन्हें अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हो, तो दैट वुड बी द ऑफेंस ऑल्सो अंडर द एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 के अंतर्गत यह भी एक प्रकार से ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे रिफ्यूजिंग, किस चीज को रिफ्यूज करने से, कि अगर मान लीजिए कि आप एडमिट पर्सन इन हॉस्पिटल, किसी भी अगर पर्सन एक्सीडेंट हुआ है या किसी भी तरीके का बीमारी है, और आप बोलोगे कि नहीं ये छोटी जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये महिला है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये बूढ़ा है, ये बुजुर्ग है, छुआछूत का अगर आपने प्रैक्टिस किया और हॉस्पिटल में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, उनका एडमिट नहीं किया तो यह भी एक प्रकार का ऑफेंस होगा, जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट के तहत। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आप इस तरह का अगर प्रैक्टिस करते हो कि नहीं नीच जाति लोगों को अगर आपने पढ़ने नहीं दिया, एससी एसटी के साथ अगर आप छुआछूत किया, या किसी महिलाओं के साथ अगर किया, किसी बच्चों के साथ किया, तो भी यहाँ पे इस चीज को देखने जा सकता है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्टल एस्टेब्लिश्ड फॉर पब्लिक बेनिफिट, जो पब्लिक बेनिफिट के लिए स्टेबल किया गया है। नेक्स्ट है प्रीचिंग, अगर आपने उपदेश देना शुरू किया है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना या फिर बढ़ावा देना या फिर प्रचार प्रसार करना। अनटचेबिलिटी को अगर आप प्रीच कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में, ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है कि उनके यहाँ नहीं जाना है, उनसे बात नहीं करना है, उनसे छुआछूत की भावना है अगर इस तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर ऑफेंस होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ ऑफेंस, और उस व्यक्ति पर मुकदमा या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू द लॉ उन पर जो भी होगा आपको पनिशमेंट की प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट है रिफ्यूजिंग, अगर किसी को आप रिफ्यूज करते हो टू सेल गुड्स, अगर उसे सामान बेचने से रोकते हो, रेंडर सर्विस, सर्विस देने से लेने से अगर आप उसे रोकते हो, एनी पर्सन, किसी भी तरीके का अगर आपने ऑफेंस किया है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आर्टिकल यूं ही 17 महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे के बहुत सारी बातें जो मैंने आपको गहराई से बताने का कोशिश किया है। किसी भी तरीके का अगर किसी भी फॉर्म में, पहले ही यहाँ पे आप लोगों ने देख चुका है कि किसी भी फॉर्म में अगर आप करते हो, एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में अगर प्रैक्टिस करते हो, तो उसे अपराध ही माना जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति सेल कर रहा है कोई सामान को, कोई अगर सर्विस दे रहा है, तो अगर उस व्यक्ति के साथ आप छुआछूत की भावनाओं से अगर आप उसे मना करते हो लेने से या फिर देने से, या फिर किसी भी तरीके का सोसाइटी में अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हो, तो यह एक प्रकार से बहुत ही स्ट्रिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑफेंस है, जो कि आपके ऊपर मुकदमा अगर होगा तो बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ आर्टिकल जो भी 17 को लेकर के था, इसको लेकर के अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसे आप एक बार देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट हैड द आर्टिकल राइट अंडर आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के अंदर जो राइट को हेल्ड किया गया है, जो है इज अवेलेबल, वह अवेलेबल है अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ पे तो पब्लिक लिखा हुआ था, तो गवर्नमेंट की बात नहीं दोस्त। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो भी अगर ऑफेंस करता है, तो वो ना सिर्फ सरकार के ही लोग या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशंस, बल्कि हर एक इंडिविजुअल के लिए ये ऑफेंस माना जाएगा। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। और आर्टिकल 17 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 17 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन है हर एक स्टेट को, हर एक गवर्नमेंट को, कि अगर इस तरह का अगर कहीं पर ऑफेंस होता है तो टेक नेसेसरी एक्शन, वह नेसेसरी एक्शन को ले और इंश्योर करे लोगों के राइट्स को, कि उनके राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे हैं आर्टिकल 17 के अंदर, जो उनका सिविल राइट दिया गया है।
एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, हर एक प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। और यहाँ पे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति के लिए भी है यह आर्टिकल 17। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी संस्था से इंस्टीट्यूशंस हो या फिर कोई प्रैक्टिस करने वाला कोई व्यक्ति विशेष हो, प्राइवेट व्यक्ति भी हो, तो उनके ऊपर भी यह मुकदमा हो सकता है। इस तरह का प्रैक्टिस करने से मनाही करता है, एबोलिशन की बात करता है और फॉरवर्ड्स की बात करता है। और यह भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर स्टेट को, संवैधानिक जिम्मेदारी है और उनको पालन करना मैंडेटरी है कि अगर इस तरह का चीज़ें अगर ऑफेंस देखने को मिलता है तो टेक नेसेसरी एक्शन, और एकदम एक्शन लेना है। और इस बात को इंश्योर करना है कि लोगों का राइट कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है अंडर आर्टिकल 17 और इस तरह का प्रैक्टिस तो नहीं बढ़ रहा है। आई होप इस बात को आप लोग समझ में गए होंगे कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। आप समझेंगे हम लोग एबोलिशन ऑफ टाइटल्स को लेकर के बात कहता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, सारी बातों को यहाँ पे हम जिक्र करेंगे, सारी बातों का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप सभी से कहना चाहूँगा कि स्टडी प्लस के इस यूट्यूब चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट करके रख लीजिएगा। फर्दर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे वीडियो मिस भी ना हो सके। मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले कि आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात। इसका मतलब क्या है कि एबोलिशेस टाइटल, किसी भी तरीके का जो एक प्रकार से पहले कॉलोनियल सिस्टम, कॉलोनियल रूल के टाइम पर जो आपका टाइटल चलता था उसके एबोलिशन की बात करता है, उसे उपाधियों की अंत की बात करता है। और साथ ही साथ ये 4 प्रकार का प्रोविजंस को भी गाइडलाइंस के रूप में बताता है। इसके अंदर 4 जो प्रोविजंस है जो आपका आर्टिकल 18 कन्फर करता है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या कहता है फर्स्ट में कि इट प्रोहिबिट्स, ये एक मनाही करता है, द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, राज्य को, स्टेट को, और स्टेट का परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं हर एक इंडिविजुअल को भी इस बात से मनाही करता है, कन्फरिंग करता है एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरनर, चाहे वो फॉरनर हो या सिटीजन हो। कुल मिलाकर के हम कहें तो कोई भी पर्सन को, किसी भी पर्सन को रोका जाता है, मनाही किया जाता है स्टेट के द्वारा इस बात को कह करके, कन्फर्म करके कि आप किसी भी तरीके का टाइटल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मिलिट्री का मतलब है यहाँ पे आप समझेंगे जैसे लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब जो आपका उपाधि है इसे छोड़ करके एकेडमिक का उपाधि जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, ये सब टाइटल को छोड़ करके किसी भी टाइटल को कैरी फॉरवर्ड करना या अपने नाम के आगे लगाना या नाम के पीछे लगाना के लिए प्रोहिबिशन कहता है। अब यहाँ पे सर कंफर्म क्या चीज़ को करता है, आगे की ओर चलते हैं कि किस तरह का टाइटल की बात करता है। इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन को मनाही करता है, रोकता है फ्रॉम रिसीविंग एनी टाइटल, अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, कोई भी विदेश के कंट्री से अगर आप जा करके अवार्ड ले रहे हैं, कोई टाइटल को रिसीव कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि इंडिया एक हमारा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया हमारा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में राजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी विदेश कंट्री से आप राजा का उपाधि लेकर के आ रहे हैं तो आप समझिए कि एक लोकतंत्र के लिए कितनी बड़ी बात है, राजा नाम रहेगा और आप उस तरह से जाने जाएंगे। तो इंडिया में क्या कहा जाता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं प्रीएम्बल में, तो इक्वल स्टेटस का बात कहा जाता है। तो स्टेटस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का यहाँ पे सम्मान एक तरीके से देखने की बात कहा जाता है। आर्टिकल 18 में यही बात कहता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा टाइटल को नहीं प्रीफिक्स की तरह से या सफिक्स की तरह से यूज करेगा जो टाइटल का मनाही किया गया है, और ना आप किसी फॉरेन स्टेट से रिसीव कर सकते हैं ऐसे टाइटल को। आगे देखिए यहाँ पे क्या थर्ड पोजीशन में कहा जाता है, थर्ड आपका प्रोविजंस है कि अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेनर अगर किसी भी ऑफिस को सेटअप किया हुआ है, ऑफिस रन कर रहा है, कोई कंपनी चला रहे हैं और उस कंपनी से प्रॉफिट वाला कंपनी हो या ट्रस्ट हो,
तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि वह जो कंपनी है फॉरेनर का, या फिर जो यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। वह भी कंपनी किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है किसी दूसरे के यहाँ से। दूसरे कहने का मतलब है कि अदर कंट्री से एक्सेप्ट कर लिया, बट ये इंडिया में उनका ऑफिस है, सेटअप है, और वे काम कर रहे हैं इंडिया में भी। लेकिन सपोज कीजिए कि दूसरे कंट्री से उन्होंने ऐसा उपाधि लेकर के आया जिस पर रिस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिशन लगा हुआ है। तो इस कंसेंट में, इस तरह के प्रोविजंस में अगर हो तो विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट का वह कंपनी किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में कोई भी अपना ऑफिस सेटअप किया है, कंपनी चला रहा है, कोई ट्रस्ट चला रहा है, और वो किसी भी तरीके का अगर टाइटल को एक्सेप्ट करता है फॉरेन स्टेट से, तो बिना राष्ट्रपति के कंसेंट से आप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। फोर्थ नंबर में क्या प्रोविजन है? नो सिटीजन और फॉरेनर, ना फॉरेनर और ना ही सिटीजन, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट, राज्य के अंदर यानी देश के अंदर ना तो कोई सिटीजन और ना ही कोई फॉरेनर क्या कर सकता है? होल्डिंग एनी ऑफिस। अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हमारा सिटीजन हो या फॉरेनर हो, कोई भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है इंडिया में, तो वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि क्या बात यहाँ पे कहना चाह रहा है। ध्यान से समझिए, मैं एक एक शब्दों को तोड़ करके बताने का, समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत आसान से और सरल भाषा में समझ में आ जाए। कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, या कोई भी फॉरेनर हो, अगर उनका ऑफिस सेटअप है इंडिया में और अपना ट्रस्ट सेटअप करके चला रहे हैं, तो वह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम का जो स्थिति है। कोई भी प्रेजेंट्स, कोई भी उनको मॉन्यूमेंट्स मिला है, कोई भी रिप्रेजेंटेशंस मिला है, या फिर कोई इमोलूमेंट्स मिला है, या ऑफिस के फॉर्म में ऑफिस फ्रॉम और अंडर, या तो ऑफिस के नाम पर या फिर किसी भी अपने नाम पर किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, इमोलूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब आप समझिए कि सपोज कीजिए कि आपको कोई कंट्री एक ऐसा टाइटल देता है या ऐसा उपाधि देता है, और उस उपाधि के साथ में कुछ आपको इमोलूमेंट्स भी देता है, रिवॉर्ड्स देता है, अवार्ड्स देता है, साथ साथ में आपको टाइटल का भी उपाधि देता है। और पता चला कि वह उपाधि, वह टाइटल, वह इमोलूमेंट इंडिया के लोकतंत्र में एक प्रकार से टाइटल के एबोलिशंस की बात करता है, लेकिन आपको बताया गया कि आपको राजा का उपाधि दिया गया, आपको मेडल दिया गया, आपको कप दिया गया, शील्ड दिया गया, और उस इमोलूमेंट का कुछ वर्थ वैल्यू भी है, और उसे आप लेकर के इंडिया में आ रहे हो और पूरा वाहवाही लूट रहे हो कि मुझे राजा का उपाधि दिया है इस कंट्री ने। तो उस कंट्री ने आपको दिया, लेकिन आप इंडिया में जो बात कहा जा रहा है आर्टिकल 18 के तहत, उसका तो वायलेशन हो रहा है। तो इसलिए बिना कंफर्मेशन का, बिना कंसेंट का, किन का कंसेंट का? तो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना आप उस चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, चाहे कोई सिटीजन हो, चाहे कोई फॉरेनर हो। आई होप ये चार बात आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए कि क्या कहा जा रहा है आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 18 में कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है वह एबोलिशन की बात करता है टाइटल का, और चार प्रोविजंस की यहाँ पे रिगार्ड करता है, यहाँ पे प्रोविजंस बताता है। पहला कि प्रोविड्स करता है स्टेट को कन्फर करने के लिए एनी टाइटल, किसको छोड़ करके? तो मिलिट्री को छोड़ करके और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो। दूसरा नंबर में कहता है कि प्रोहिबिट्स करता है सिटीजन को, भारत के नागरिक को, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, किसी भी विदेश से आप किसी भी तरीके का टाइटल को एक्सेप्ट करने से आपको मनाही करता है आर्टिकल 18। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है क्या है, देखिए थर्ड नंबर में कह रहा है कि फॉरेनर, अगर कोई इंडिया में फॉरेनर अपना ऑफिस सेटअप किया हुआ है और अपना ट्रस्ट चला रहा है और वो भारत सरकार के अंदर है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी टाइटल को किसी अदर
कंट्री से बिना किसी कंसेंट का प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट में है कि नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग, कोई भी सिटीजन हो या फॉरेनर अगर उसने होल्ड किया हुआ है, अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है इंडिया में, तो वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता एनी प्रेजेंट और इमोलूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी, किसी भी विदेश की कंपनी के अंदर या किसी विदेश कंपनी से नहीं एक्सेप्ट कर सकता है क्या, कोई भी प्रेजेंट, कोई भी उनको गिफ्ट दिया गया हो, कुछ इमोलूमेंट दिया गया हो, उपाधि दिया गया हो, बिना किसी तरीके का कंसेंट का प्रेसिडेंट का। जब तक कि प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं देते हैं वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। यहां तक आपको 4 बातें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या ऑब्जेक्टिव है ये 4 पॉइंट्स का। तो फ्रॉम द अबव, जो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को देखा, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर करता है कि हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी, जो एक प्रकार से हेरिडेटरी नोबेल था, जो वंश के अकॉर्डिंग या फिर जो पुरखा के अकॉर्डिंग, जो एंसेस्टर्स से जो लोगों को मिलता आ रहा था, कहने का मतलब है कि एक प्रकार से जो राजशाही का जो टाइटल हुआ करता था, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय शाह, दीवान बहादुर, और इस तरह के कई ऐसे आपको नोबेलिटी टाइटल्स देखने को मिलता होगा। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन तमाम चीज़ों को आपको देखने को मिलता होगा। तो इन सभी टाइटल्स को एक प्रकार से एबोल्यूशन कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया है, और ये एक प्रकार से गैर कानूनी भी है कि आप अपने नाम के आगे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, इन तमाम जो टाइटल्स है इसका एबोल्यूशन की बात कहता है। और ना ही स्टेट कभी किसी व्यक्ति को इस तरह का अवार्ड या इस तरह का टाइटल देने के लिए वो कन्फर करेगा, क्योंकि यहाँ अब लोकतंत्र है, तो यहाँ पे राजा का कॉन्सेप्ट, बहादुर का कॉन्सेप्ट, इन सब तमाम चीज़ों पर एक प्रकार से एबोल्यूशन की बात कहता है। और ये कहता है कि विच वर कन्फर्ड बाय सोशल कॉलोनियल स्टेट्स, ये चीज़ों को हम लोग कब देखते हैं, जब कॉलोनियल स्टेट्स हुआ करता था हमारा कंट्री, तो उस वक्त इन सब टाइटल को कन्फर करता था। लेकिन अब हमारा इंडिया तो कॉलोनियल तो नहीं है, अब तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 बैंड करता है, आर्टिकल 18 बाय आर्टिकल 18 एज दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस। अभी मैंने आपको बताया कि प्रियम्बल जब आप पढ़ते हैं तो प्रियम्बल में इक्वालिटी की बात कहता है और इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। तो आर्टिकल 16 में हम लोगों ने देखा था अपॉर्चुनिटी वाली बात, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है, ध्यान से समझिएगा कि आर्टिकल 18 जो है वह कहता है किस प्रिंसिपल के सिद्धांत को होल्ड करता है, तो वह होल्ड करता है दीज आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल स्टेटस ऑफ ऑल, सभी को इक्वल स्टेटस प्राप्त है, इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रिंसिपल को होल्ड करता है आर्टिकल 18, इस बात को कन्फर्म करता है। एक बार फिर से यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ। ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोगों ने 4 अबव में देखा प्रोविजंस को, इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो हमारा हेरिडेटरी टाइटल्स थे, जो वंशानुगत से, जो राजा वगैरह का, तो उसको ये एक प्रकार से क्या करता है, खत्म करने की बात करता है। जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बात कहता है कि इस तरह का टाइटल जो हुआ करता था वो कॉलोनियल स्टेट्स में हुआ करता था, जो हमारे जब अंग्रेज यहाँ पे थे या उसके पहले, जो इन तमाम चीज़ों को, अब इन तीनों को बैन कर दिया गया है और आर्टिकल 18 इस चीज़ों को बैन की बात करता है। और आर्टिकल 18 जो है वह उसके संदर्भ में खड़ा है कि इस प्रिंसिपल के आधार पर कि इक्वल स्टेटस सभी के लिए है, सभी का मान सम्मान बराबर है, इस बात को कन्फर करता है आर्टिकल 18। नेक्स्ट में हम देखें कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है 1996 में, 1996 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द नेशनल अवार्ड्स। 1996 में क्या कहा गया कि जो भी आपको अवार्ड दिया जाता है, किनसे, गवर्नमेंट से, भारत सरकार से या राज्य सरकार से, तो उन तमाम अवार्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। इसका मतलब है कि जो भी आपको अवार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा, वो तमाम जो अवार्ड्स है एक प्रकार से वैलिड है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन कौन कौन से अवार्ड, अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्त, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ही चीज़ों को एक्सेप्ट हम लोग देखे थे छोड़ करके, मिलिट्री का और एकेडमिक का, डिस्टिंक्शंस का। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या दोस्त, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण,
पद्मश्री, ये जो अवार्ड है आपका, यह भी अवार्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कब कहा? 1996 में कहा, और ये आगे की ओर बरकरार रखा गया। आप सभी को पता होगा कि इट रूल्ड दैट, ये कहता क्या है कि दीज अवार्ड डू नॉट अमाउंट, और इस तरह का जो अवार्ड है, भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्मश्री आपका जो अवार्ड है, यह एक प्रकार से अवार्ड जो है नहीं अमाउंट किया जाता है एज ए टाइटल के रूप में विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सर जो उपाधि मिला, जो टाइटल मिला, क्या उपाधि और टाइटल मिला? भारत रत्न का, पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का और पद्मश्री का। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह जो है अमाउंट नहीं होता है एज ए टाइटल के रूप में, और उसके अंदर नहीं, उस मीनिंग के अंदर नहीं जो आर्टिकल 18 प्रोहिबिट्स करता है, सिर्फ और सिर्फ किसको? ओनली हेरिडेटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी को ही बैन करता है, प्रोहिबिट करता है। ध्यान रहे इस बात का। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि देयरफॉर, अतः हम लोग कह सकते हैं क्या कि दे आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। कौन आर्टिकल 18 का वायलेट नहीं करता है? यह जो अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को होल्ड करता है, और एक प्रकार से ये अमाउंट नहीं किया जाएगा टाइटल के रूप में। तो क्या हुआ? इसका मतलब कि आर्टिकल 18 को वायलेट नहीं करता है ये सभी अवार्ड, ये सभी टाइटल। एज द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, हम सभी ने अभी यहाँ पे क्या देखा कि आर्टिकल 18 जो है वह इक्वालिटी स्टेटस या इक्वल स्टेटस की बात करता है, अपहोल्ड करता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आर्टिकल 18 में जो थ्योरी है, इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आर्टिकल 18 ये नहीं कहता है कि किसी का मेरिट को अंडर एस्टिमेट किया जाए या फिर एक प्रकार से उनको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा सारी बातें। क्या कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है 1996 ईस्वी में कहा कि जो भी आप यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये तमाम जो अवार्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है, और ये तमाम जो आपके टाइटल्स हैं ये अमाउंट नहीं किए जाएंगे एज अ टाइटल के रूप में। और आर्टिकल 18 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडेटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी को प्रोहिबिट्स करता है, और यह भी कहा गया कि यह जो है वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 18 का, और इस थ्योरी को, जो थ्योरी अपहोल्ड करता है इक्वालिटी का, उसको भी ये वायलेट नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा या जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्त, यहाँ पे और भी बातें क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हाउएवर इट ऑल्सो रूल्ड दैट, कहा यह जा रहा है कि यह इट ऑल्सो रूल्ड दैट दे शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्स और प्रीफिक्स। कहने का मतलब है कि जो आपको यह अवार्ड देखने को मिला, भारत रत्न, पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण, पद्मश्री, इस अवार्ड को आप एक प्रकार से सफिक्स की तरह से या प्रीफिक्स की तरह से अपने नाम के आगे कोई भी अवार्डी नहीं लगा सकता है, कि जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, इस तरह से नाम नहीं लिखा जाएगा, नहीं लगा सकते हैं। आपको अवार्ड मिला है, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इंडिया में इक्वल स्टेटस की बात कहा जाता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी को मेंटेन करना है, ना कि आपको अवार्ड मिला तो आप नाम के आगे लगा करके घूमने की बात कहा जाता है। इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बकायदा क्लियर भी कर दिया। अगर इस तरह का चीज़ों को कोई कुछ करता है, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड। फॉरफिट का मतलब है उनसे छीन लिया जा सकता है, वापस ले लिया जा सकता है उस अवार्ड को, उस उपाधि को, उस प्रिविलेज को जो उनको दिया गया है, जो अवार्ड दिया गया है। अगर इस तरह की गलती अगर जो भी अवार्डी करते हैं तो समझ में आया कि अगर यहाँ पे मनाही करता है यूज़ करने का नाम के आगे सफिक्स के रूप में या प्रीफिक्स के रूप में। अगर इस तरह का किए जाते हैं तो जो अवार्ड है उसे
फॉरफिट क्या है? फॉरफिट का मतलब होता है वापस ले लेना, रद्द कर देना। आगे बोल रहा है कि दीज, यहां से देखिएगा ध्यान से, ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल कि दीज नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954। और ये नेशनल अवार्ड देने के जो परंपरा स्टार्ट हुआ वह कब से हुआ? 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि 1970 ईस्वी में जनता पार्टी का गवर्नमेंट, जिनको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोरारजी देसाई, उन्होंने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। कब? 1977 में। इसका मतलब क्या समझा आपने कि 1954 में स्टार्ट हुआ और जा करके 1977 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, इसे बंद कर दिया गया, अवार्ड देने की परंपरा को, अवार्ड देने के सिस्टम को। कब बंद कर दिया गया? 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई की सरकार में, यानी जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। लेकिन पुनः फिर से जब कांग्रेस की सरकार बनी, यानी इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट आया, तो 1980 में फिर से इसे रिवाइव किया गया, फिर से इसे वापस लाया गया और अभी भी प्रेजेंट टाइम में इन तमाम अवार्ड्स को दिया जाता है और अभी भी ये परंपरा में है, अभी भी ये सिस्टम में है। 1980 से फिर कंटिन्यू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का गैप था जहाँ पे मोरारजी देसाई ने इसे डिसकंटिन्यू किया था। बाकी यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा इस लेक्चर के बारे में कि आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 का क्या क्या प्रोविज़न है, और इस तमाम चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जब समझ में नहीं आए तो इसे वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। आप लोगों से मैं पुनः कहना चाहूँगा कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता है, ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि इसके बाद हम लोगों के पास जो वीडियो आएगा वह देखिए, हम लोग का आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक का वीडियो कंप्लीट हो गया है। और फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट राइट कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है और उसका सारा का सारा आर्टिकल को हमने डिटेल से पढ़ा है। आप लोग सारे वीडियो को जा करके देख लीजिए। 14, 15, 16, 18, उसके पहले भी हम लोगों ने 12 और 13 को पढ़ा है पूरा डिटेल से सारी चीज़ों को। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आई होप समझ में आएगा आप सभी को। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को।